मुस्तफाबाद में भरभराकर गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग, 11 लोगों की मौत, 2 दर्जन लोग थे बिल्डिंग में, अभी भी कुछ के फंसे होने की आशंका। मुस्तफाबाद की घटना पर दिल्ली सरकार का एक्शन, ऐसे सभी अवैध निर्माणों पर मांगी कमिश्नर से रिपोर्ट, घटना के जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। कृष्णनगर में जनता की समस्या सुनने पहुंचे विधायक, जनता ने की पानी, सीवर और सड़क की शिकायत। जन सुनवाई में डीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी भी रहे मौजूद। सीलमपुर में बना हुआ है दहशत और डर का माहौल, लोगों के घरों के बाहर लगे हैं मकान बेचने के बोर्ड। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस मौके पर तैनात। लेडी डॉन के बारे में हो रहे हैं नए नए खुलासे, जिक्रा के हाशिम बाबा के साथ भी जुड़े हैं तार। हाशिम बाबा की पत्नी की बाउंसर रह चुकी है जिक्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार में मुस्तफाबाद इलाके के शक्ति विहार में शनिवार को तड़के 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग गिरने को लेकर सामने आया वीडियो डराने वाला है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। कुल 22 लोगों को निकाला गया था, जिनमें से कई घायल हैं। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक अभी भी वहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना के 12 घंटे बाद भी 2 बच्चों को वहां से निकाला गया। एमसीडी मेयर महेश खिच्ची ने निगम के कमिश्नर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य करने में जुटी है। इमारत के मलबे को जल्दी से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस इमारत में घटना के समय करीब 2 दर्जन लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इमारत में 3 से 4 परिवार रह रहे थे। ये 4 मंजिला इमारत थी। इसमें किराएदार और मकान मालिक साथ रह रहे थे। उत्तर पूर्वी जिला के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने बताया कि 14 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन उनमें से 6 की मौत हो गई। बचाव दल ने आज 2 बच्चों को बचा लिया। दोनों को जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके अलावा एक महिला और पुरुष की बॉडी को भी मलबे से निकाला गया है। अभी तक मलबे से कुल 6 शव निकाले गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मकान बने हुए इसको किस तरीके से कठोर कार्रवाई करेंगे। हम सबका सर्वे करा रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर को हमने यहाँ पर बुलाया है और मुस्तफाबाद, जामिया, सीलमपुर, जाफराबाद, पुरानी दिल्ली, सीमापुरी, इन सभी जगहों पर इस प्रकार का अवैध निर्माण दिल्ली में चल रहा है। इसमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे? अधिकारियों को नौकरी से जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया जाएगा और बिल्डर और अधिकारियों से इसका पैसा वसूला जाएगा। अभी भी सर अवैध फ्लैट बन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लेकर क्या आगे? सारा इलीगल है चारों तरफ। अगर आप देखें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस पर बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। ये बहुत दुखदाई है और ऐसी एक्सीडेंट ना हो, ऊपर वाला करे, कभी ऐसा ना हो। लेकिन जिस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, बिल्डिंग वाले उसका ध्यान नहीं किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में सरकार को भी सोचना पड़ेगा। मान लिया इस गली के अंदर 50 लोग रह सकते हैं, यदि 500 लोग यहाँ रहने लगेंगे, ना उनको बिजली मिलेगी, ना उनको पानी मिलेगा, ना सीवर का सिस्टम होगा, ना आने जाने की सुविधाएं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही। और ऐसे 25 या 50 गज में 5-5, 7-7 मंजिल बनाना ये ठीक नहीं। इसमें बिजली विभाग भी दोषी है। ये 2 बजे की ठीक रात 2 बजे की घटना है। ये 2:10-5 बजे मकान गिरा है। उसके बाद में हाथों हाथ 5-6 बंदों को निकाल लिया गया। इसमें से 2-4 लेडीज़ों को हाथों हाथ निकाला गया सर। उसके बाद में लेडीज निकलने के बाद में एक जेंट्स निकला, मुल्ला जी थे जो ऊपर किराए पे रहते थे, उन्हें निकाला गया। तकरीबन रात में 8-10 बंदों को निकाल के भेज दिया गया था। जब से अब जो सुविधा ये है उनकी, जिनका यह मकान था, मकान मालिक की उनकी बीवी निकली है। ये एम्बुलेंस होगा, 2 बच्चे मिले हैं। हाँ, क्या कंडीशन थी? क्या कंडीशन क्या है? बच्चे जख्मी हालत में, बाकी ये सांस चल रही है, बाकी तो मालिक जानता है क्या होगा। हॉस्पिटल ले गए, अभी तुम्हारे सामने एम्बुलेंस गई है भाई। अंधेरा ही अंधेरा, सुबह बच्चे सबने मेहनत करके 2:40 पे हुई थी। बाकी सबने बच्चों ने मेहनत करके निकाला बाहर, कुछ सुबह निकाल दिए 6 से 7, 5-6 जने। बिल्डिंग अनऑथराइज है, पर लेकिन ये जो होता है ये 4 मंजिल का माला था।
ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर कि 4.5 चार ही था, ये 4 मंजिल था ये। और जो गिरा है ये आगे की साइड में गिरा है, जो ऐसा लगा कि कुछ किसी को गहरी नींद में होते हैं तो आदमी सोच तो नहीं रखता ऐसी। भाई साहब अब से पहले भूकंप आए तब नहीं गिरा, बस गिरने वाली बात थी ना वो। हम यहाँ पर जो है 5:30 बजे के बाद पौने 6 बजे आ चुका था मैं। जब ये हादसा हुआ था उस टाइम 8-10 लोग जा चुके थे एम्बुलेंस में, जिनको बताया जा रहा था सीरियस हालत में। कितने लोगों की मौत होगी, कोई जानकारी? ये अभी तक कम से कम 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं। 5 से 6 लोग, लेकिन जो हॉस्पिटल जा चुके हैं उनका अभी कोई खबर नहीं है वो किस तरह कंडीशन में है, सुबह से गए हुए। फिलहाल अभी जो है कार्य अभी भी जारी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और यहाँ के जो मुस्तफाबाद के जो विधायक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद लगातार जो है बॉडियाँ निकाली जा रही हैं। कुछ बॉडियों को जीटीवी अस्पताल में रखवा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस अभी भी आ रही हैं। लगातार जो है जो अनुमान लगाया जा रहा है, कम से कम यहाँ पर जो परिवार थे कम से कम 8 फैमिलियाँ थी और फिलहाल अभी भी जो है काम जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन डिजिटल, दिल्ली। मुस्तफाबाद के अलावा पूरी दिल्ली में अवैध बिल्डिंगें लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इन बिल्डिंगों की जांच के लिए एमसीडी कमिश्नर से कहा है। उन्होंने कहा है कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये आपराधिक लापरवाही है। इसके लिए कई अफसर जिम्मेदार हैं, ऐसे किसी जिम्मेदार अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, जामिया, पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों में ऐसे अवैध निर्माण की बाढ़ है। हमने निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया है कि आसपास की असुरक्षित इमारतों को खाली कराया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्हें सीएम रेखा गुप्ता ने घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली घटना है। सीएम खुद स्थिति की निगरानी कर रही हैं। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में लगी हुई हैं। 4 शव बरामद किए गए हैं जबकि 15 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अभी भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए कुछ अधिकारी और बिल्डर माफिया जिम्मेदार हैं। इलाके के विधायक मोहन सिंह भीष्ट भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने भी एक्स पर लिखा है कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी घायलों के समुचित परिवार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्घटना दुखद है, पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं इसका निरीक्षण कर रही हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। आदरणीय बिष्ट जी सुबह से ही यहाँ पर है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस सबकी टीम लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। 4 शव निकाले जा चुके हैं, 15 लोगों को बचाया जा चुका है और 10 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं, ऐसी आशंका है। पर ये केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही है। कुछ अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, बिल्डर माफिया जिम्मेदार हैं और खासतौर पर मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, सीमापुरी में, जाफराबाद में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में ऐसी अवैध इमारतें बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। कमिश्नर साहब को हमने कहा है आप तुरंत इसका ऑडिट करें, चेक करें, ऐसी बिल्डिंगों को खाली कराएं, इस इलाके में भी सर्वे करें, आसपास की जो भी ऐसी खतरनाक इमारतें हैं उनको खाली कराना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से कि एक भी जिम्मेदार अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डीएम, एसडीएम समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृष्णानगर विधानसभा की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने अपनी समस्याओं को लिखित में वहां मौजूद विभागीय अधिकारी को दी। साथ ही विधायक डॉक्टर गोयल और डीएम ऋषिता गुप्ता को अपनी समस्या से अवगत कराया। लोगों ने पानी, सीवर और सड़क जैसे मुद्दों पर शिकायत दी। कई लोगों ने समुदाय भवन और आरोग्य मंदिर बनाने की प्रार्थना भी की। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने जन सुनवाई करते हुए हर समस्या के लिए विभाग से संबंधित अधिकारी को एक निर्धारित समय में समस्या का निदान करने का आदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित समय में समस्या का हल नहीं निकाला गया तो 1 महीने बाद उस अधिकारी पर जवाबदेही तय की जाएगी। उसे बताना होगा कि ये काम उचित समय पर क्यों नहीं हुआ। कार्यक्रम में शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर, निगम पार्षद राजू साई, अनारकली वार्ड से पार्षद मीनाक्षी शर्मा, कृष्णानगर मंडल अध्यक्ष राजेश चड्ढा, जगतपुरी वार्ड के अध्यक्ष रवि चौधरी और समाज सेवी वीरेंद्र गौड़ मौजूद रहे।
यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स मिली है। कुछ यहाँ पे डिमांड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जैसे कम्युनिटी सेंटर डेवलपमेंट हो गया, ब्यूटिफिकेशन के काम हो गए, आपके एंट्री और एग्जिट गेट हो गए विलेज। कुछ हमें शिकायतें मिली है जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स का यहाँ पे न्यूसेंस है, पोल्यूशन का इशू है, इंक्रोचमेंट का इशू है, गंदगी का इशू है। तो ये सारी कैटेगरी में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। डिपार्टमेंट्स ने भी पब्लिक की जो रिप्रेजेंटेशंस है उनको ले लिया है, हमने भी अपनी तरफ से कर लिया है। अब हम इसको कोऑर्डिनेशन करेंगे। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि हम सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको एक टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करें, और वही हमारा गोल है। तो हमने आज ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस पे हम एक वर्क प्लान बना के एंड वी विल ट्राई टू रिव्यू इट इन नेक्स्ट 15 डेज बट इज़ रिजॉल्व। जो भी है सबका एक गेस्टेशन पीरियड बनेगा, कुछ काम होंगे जो थोड़े लंबे समय के होंगे, सबका एक टाइमलाइन फिक्स करके देन उस अकॉर्डिंगली हम इसको मॉनिटर करेंगे ताकि ये काम ग्राउंड पे उतारे जा सके। आज यहाँ शाहदरा जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिशिता मैडम के साथ 16 डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जिसमें दिल्ली पुलिस था, ट्रैफिक पुलिस था, यहाँ पर PWD था, यहाँ जल बोर्ड था, यहाँ पर MCD के लोग थे, यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे। यहाँ जो जो समस्याएं हैं जनता की हो सकती हैं उनसे संबंधित सब अधिकारी थे। और ये एक पहला जो एक विधायक के रूप में हमने किया, इसका पर्पस था कि सरकार आपके द्वार। जन सुनवाई का मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आपके एरिया में आकर, खास तौर से मैं घोंडली गांव की बात करना चाहता हूं, क्योंकि घोंडली के ग्रामोदय विकास के तहत ये हम लोगों ने आयोजन किया। तो उसकी समस्याएं भी यहाँ सारे अधिकारियों के साथ बैठकर हमने शेयर की, उनको दिया गया। उसके बाद इसके डेवलपमेंट की भी बात हुई। यहाँ पर मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर की कमी है, यहाँ पर व्यायामशाला को डेवलपमेंट होना, यहाँ पर आरोग्य मंदिर बनने की बात है, डिस्पेंसरी, यहाँ पर शिक्षा के लिए कोचिंग की बात है, यहाँ पर युवा रोजगार की बात है, यहाँ सड़क सीवर पानी की बात है, यहाँ IGL की बात है। ये मैडम ने ऐसे करीब 30 पॉइंट नोट किए और इस पर एक्शन होगा। जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो एक्शन मोड पे रिजॉल्व किए जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे घोंडली गांव की बात आ रही है। यहाँ पे इफ वी टॉक पॉलिटिकल, बीजेपी के MLA भी रह चुके हैं, करंट स्टेट में MLA एंड निगम पार्षद भी हैं, लेकिन मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद में भी काम नहीं होते हैं। आप घोंडली गांव की बात करते हैं, शुरुआत घोंडली चौक से होती है, जहाँ पे कितनी बारी बोला गया है कि गंदगी फैल रही है, लोग आके कूड़ा डाल के जा रहे हैं। जब DMM आती है, विधायक जी आते हैं या कोई अच्छी हस्ती आते हैं तो वो साफ सफाई इमीडिएटली सुबह सुबह हो जाती है, लेकिन शाम को आप वहां पे हाल देखेंगे तो सारा हाल बेहाल है। मल्टीपल टाइम्स ग्रुप्स पे लाल कोटा ट्रेडर एसोसिएशन इन सब के ऊपर भेजा जाता है, जब कंप्लेंट डाली जाती है तब रिजॉल्व होता है। और ये पशु है, जो गाय है, भैंस है, जैसे कि अपना आवारा की तरह घूमते रहते हैं, वो एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी। और दूसरी समस्या हमने जो समस्या उठाई थी कि घोंडली वार्ड जो एक पूरी विधानसभा का एक वार्ड है, एक चौथा हिस्सा है, और उसमें 4 वार्ड आते हैं हमारे किशनगढ़ विधानसभा के अंदर। एक वार्ड आता है हमारा नारकली वार्ड, किशननगर वार्ड और गीता कॉलोनी वार्ड। अब घोंडली वार्ड जब आता है तो घोंडली वार्ड का नाम इन्होंने जगतपुरी वार्ड रख दिया गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारी इसलिए है कि जो हमारी पहचान थी, हमारा नाम था घोंडली के नाम, गांव के नाम से, उस गांव को उन्होंने नाम को, निशान को मिटा दिया। गांव की बहुत सी समस्या थी जो आज गांव वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उठाई। अगर घोंडली चौक पे कूड़ा उठाने की बात करें हो, या क्योंकि 400 साल पुराना गांव है तो इस गांव के सौंदर्यीकरण के लिए गांव के चारों तरफ साइन बोर्ड्स हों, गेट बने इसके लिए, और आसपास में बैरिकेडिंग हो जाती है रात को दिल्ली पुलिस द्वारा, तो उस पॉइंट पे कम से कम पुलिस वाले बैरिकेड लगा के ना जाएं, पुलिस वाले वहाँ पे 1-2 पॉइंट पे बैठें, जिससे कोई भारी बीमारी इमरजेंसी हो तो वहाँ से निकल जाएं। पास में हमारे व्यायामशाला, उसमें एक नई मशीनें लगना हो, आसपास से कहीं क्षेत्र में कृष्णनगर विधानसभा के लिए कोई प्लेग्राउंड बनाया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल नाम के 17 साल के लड़के की चाकू मार कर हुई हत्या के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है। इलाके में हर दीवार पर लिखा है कि यहां पर योगी सरकार को लाना चाहिए ताकि अपराध कम हो सके। पूरे इलाके में CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस इस मामले में लगातार छापे मार रही है ताकि साहिल नाम के आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन अभी तक वे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यहाँ के लोग गुस्से में हैं क्योंकि इस इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट होकर रह गई है।
लोगों का कहना है कि यहाँ गलियों से लड़कियों और महिलाओं का गुजर पाना भी मुश्किल है। इसके अलावा नाबालिग लड़कों के गैंग आम लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। लूटपाट और छीना झपटी की घटनाएं रोज हो रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस इस मामले में अब काफी एक्टिव नजर आ रही है। खासतौर पर लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद लोगों को उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा। जी यहाँ पे बहुत क्राउड है अभी और जो लोग हैं वो मरे जा रहे हैं। छठा मर्डर है हमारे यहाँ का। पुलिस 3 महीने अंदर रखती है फिर छोड़ देती है इन लोगों को बाहर। जी बिल्कुल। और ये हमेशा मार रहा है, उसकी बहन रो रही है। कब तक वो लोग पढ़ते रहेंगे ऐसी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार है मतलब उन्हें इंसाफ चाहिए और जो लोग हैं वो मरे ना जाएं इससे। आज हमारे साथ हो रहा, कल को और कोई और धर्म भी हो सकता है। यहाँ पे माहौल इस टाइम बहुत बुरा है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो उस आरोपी हैं जिन्होंने कुणाल को मारा है, जिन्होंने उसका नाम किया 16 चाकू कूपे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस ने बस हमें भरोसा दिया, वो भरोसे पे भी कायम नहीं रही है। क्योंकि पुलिस ने हमें 10 बजे का टाइम दिया था, हम फिर भी भरोसे पर रखे हुए हैं। और पुलिस आई भी, पुलिस ने यूँ कहा कि 20 दिन का वो टाइम दीजिए हमें, और अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। सर यहाँ माहौल तो बहुत गंदा ही है। यहाँ भी चौराहा है, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। हम ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर मर्डर होगा, गोलियां हमें बढ़ेंगी, क्योंकि हमें टारगेट कराया जाता है सारी चीज़ों को। ये पुलिस कार्रवाई करती है, उनको पकड़ती है। अब एक पकड़ा है उससे क्या होता है? उसमें 5-6 बंदे हैं, उनको अभी तक कहाँ? पुलिस चाहे तो 2 घंटे के अंदर कहीं भी घुसा है बंदा, वहाँ से पुलिस पकड़ सकती है। ना तो ज़मीन खा गई ना आसमान खा गया है। पुलिस चाहे तो 2 घंटे में पकड़ देगी, पर पुलिस ऐसा करना नहीं चाह रही। जी भाई जी, ये कोई पहली हत्या तो है नहीं। यहाँ पे महीने में, 1.5 महीने में, हफ्ते में कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। कोई पहला चांस नहीं है यहाँ पे सीलमपुर में। कोई किस चीज़ का काम होता है जो इस तरीके की घटनाएं सामने आती है? यहाँ वारदातें ज़्यादा होता है, प्रशासन थोड़ी टाइट हो जाएगी तो ये चीज़ें सब बंद हो जाएगी। अब ये तो प्रशासन ही कर सकते, कोई आम आदमी तो यहाँ पे सेफ है ही नहीं। पूरा डर ही है ये, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक का क्या है, डर ही है। ना आ सकते, ना जा सकते, ना खड़े हो सकते, ना बच्चे स्कूल जा सकते। अब मंडे से स्कूल जाएंगे, क्या सेफली बच्चों को पैसे पहुँचाएंगे स्कूल? नहीं। अजीब, बहुत बेकार लग रहा है। और ये सब होने के बाद तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब हम घर में सेफ नहीं है, बच्चों को स्कूल कैसे पहुंचाया जाए या कोई घर से बाहर कैसे निकले। अभी तक कैमरे की रिकॉर्डिंग तक नहीं आई है हमारे पास। ऐसी क्या चीज़ है, क्यों नहीं आ पा रही है? चलो 2-3 कैमरे कर देंगे उन्होंने, ख़त्म, सबूत मिटाने। और भी तो कैमरे हैं। 2 मिनट लड़कियाँ उठती हैं या कोई घर से कोई ले जाता है किसी को, 2 मिनट लोकेशन ट्रैक हो जाती है, पता चलता कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ आता है। अभी तो कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे एक डर का माहौल है जी, और इन लोगों ने काफ़ी हद कर रखी है यहाँ पे। अगर बहन बेटी हमारी यहाँ से बाहर निकलती है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और उसके पीछे अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो आपने देखा है चाकुओं से गोद दिया जाता है। और यहाँ पे 7वीं मौत हुई है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सारे गलत काम इसी इलाके में हो रहे हैं। सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की मौत के बाद गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा के बारे में अब कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया था। मीडिया की खबरों के अनुसार पूछताछ में जिक्रा ने माना है कि वह अपना गैंग चलाती है और उसके गैंग में 6 से 7 लड़के नाबालिग भी हैं। जिक्रा को कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जिक्रा जेल में बंद हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर के रूप में काम करती थी। जोया को पुलिस ने 2 महीने पहले नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था। जिक्रा का जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी कनेक्शन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि जोया के जेल में जाने से पहले जिक्रा उसी के साथ रह रही थी। वहीं जोया के गिरफ्तार होने के बाद वह अपनी अलग गैंग बनाने में जुट गई थी। वह अपने इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। वह अपने आप को लेडी डॉन कहलवाना पसंद करती थी और उसने लेडी बदमाश के नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल भी बनाया है। जिक्रा को लोग बंदूक वाली लड़की के नाम से भी जानते हैं। साहिल और जिक्रा के घर से 1-2 गली छोड़कर कुणाल का घर है। आरोप लगाया जाता है कि जिक्रा ने कुणाल को सबक सिखाने की धमकी दी थी। उसके पिता ने कुणाल की हत्या में जिक्रा पर भी आरोप लगाया है। घटना के समय कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था, तभी 4 नकाबपोशों ने उस पर चाकू से हमला किया था। कुणाल के घर वालों ने हमलावरों में से एक साहिल की पहचान की है। घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही कुणाल की हत्या कर दी गई। साहिल के साथ अब जिक्रा का नाम इस हत्याकांड से जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि जिक्रा और साहिल दोनों भाई बहन हैं।
ककाडूमा के क्रॉस रिवर मॉल में RWA भागीदारी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से RWA सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें खासतौर पर राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा सामने आया। डॉक्टर गुफरान बाग ने प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं और समाधान पर RWA सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में मौजूद पार्षद संदीप कपूर ने आश्वासन दिया कि अगर वे मेयर बनते हैं तो सबसे पहले प्रदूषण और लैंडफिल साइट्स की समस्या का समाधान करेंगे। मीटिंग में भाग लेने वाले RWA सदस्यों का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से आम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचती है और क्षेत्रीय समस्याएं उजागर होती हैं। दिल्ली को प्रदूषण का हब बताते हुए कई सदस्यों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने लोगों को प्रदूषण से बचाव के उपाय भी बताए और भविष्य में इससे होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के लिए सतर्क किया। RWA प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अब इन मुद्दों को प्रशासन के सामने उठाएंगे ताकि कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। RWA भागीदारी कंक्लेव था ये, जिसमें RWA पूरी दिल्ली की यहाँ पे जुड़ी हुई थी और टॉपिक था एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन इसलिए क्योंकि पूरी दिल्ली को बर्बाद और तबाह करने वाली यही चीज़ है। 12,000 लोग मर जाते हैं हर साल इस पोल्यूशन की वजह से। 12% हमारी लाइफ कम हो रही है, 12% कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के लंग डैमेज हो रहे हैं, विटामिन D की डिफिशियंसी हो रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जितनी गंदी हवा हम सोच रहे थे, असली हवा, असल में हवा उससे भी कहीं गंदी है, उससे भी कहीं ज़्यादा खराब है। तो ऐसे हालात में हम चुप तो रह नहीं सकते। पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और पब्लिक सिटीज़न पार्टिसिपेशन, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो सिटीज़न पार्टिसिपेशन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपने पब्लिक के साथ, RWA के साथ एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन नहीं करेंगे, एक संवाद नहीं मेंटेन करेंगे, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे मोबिलिटी हो, कंजेशन हो, किसी भी तरह का आप खुद मुद्दा उठाएंगे और लोग जो मीटिंग करते रह जाएंगे, हल कोई नहीं निकलेगा। परेशान सारी जनता है। आज मैं यहाँ आ रहा था, मुझे आधा घंटा फालतू लगा क्योंकि सड़कें खोद रखी हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी भी प्रकार की। देखिए, हमारा बेसिक मकसद जो था, सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलना नहीं है। इतना सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो हमें हर जगह से मिलते हैं। मेन बात है कि क्या सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है कि नहीं। हमारा मेन कंसर्न जो है गवर्नमेंट के साथ जो हमारा ये रहता है कि आप जो एफर्ट्स करते हैं, वो पहली बात आप सिर्फ दिखना चाहते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, असल में पोल्यूशन के ऊपर कोई खास ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो साइंटिफिकली काम करे। विलेन बना दिया गया है कि आप प्रदूषण करते हो, जबकि इंस्टीट्यूशनल पोल्यूटर्स को आप पोल्यूशन ही असेस नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। और जो डाटा जनरेट किया जाता है वो सारा डाटा फज किया जाता है। जहाँ मैक्सिमम पोल्यूशन होता है वहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। ये क्या है ड्रामा चल रहा है। हमारी सारी सरकारों ने ये सोच लिया है कि भाई इन्हें तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो पॉल्यूशन के ऊपर काम ही मत करो, इनकी ज़िंदगी को ही कम कर दो, उसी से पॉपुलेशन जो है कम होगी। हमारी तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि RWA के माध्यम से सरकारों की तरफ मेमोरेंडम्स जाएं। हर उनकी मीटिंग के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। हर पब्लिक हियरिंग के अंदर, चाहे वो DDA की हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की हो, चाहे वो MCD की हो, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लगातार पॉल्यूशन का मुद्दा उठाते हैं। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि कैसे ग्रैप का जो है, ग्रैप 1, 2, 3, 4 का एक मजाक बन गया। ये शहर इस टाइम के ऊपर कूड़े के ढेर, जमुना जी की सफाई और सारी चीज़ों के अंदर उलझ के रह गया। आज जो संजीव कपूर आए, उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कूड़े के पहाड़ हटें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज पूरी दिल्ली इस बात के ऊपर इकट्ठी हुई है कि आप इसकी प्लानिंग कितने दिन से हो रही है। कूड़े के पहाड़ कोई आज के हुए हैं, पिछले 10 साल से कूड़े के पहाड़ यहाँ पे लग रहे हैं। जो कॉमन मैन है, जो कॉमन मैन जो उसको लेके बात कर रहा है कि भाई मेरी गाड़ी का क्या हो रहा है, ऐसे ही कॉमन मैन के लिए आज एक और समस्या खड़ी होगी कि जो हाउस टैक्स के ऊपर आपने यूजर्स चार्ज लगा दिए हैं। तो वो जो यूजर्स चार्ज है उसी को लेके, जैसे हमने संदीप कपूर जी से बात कही कि भाई क्या, क्योंकि RWA के बाद में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यूजर्स चार्ज जो है वो हाउस टैक्स के साइट्स के ऊपर ऐड ऑन होके आ रहा है। तो यानी कि
आने वाले मेयर के चुनाव तक शायद दिल्ली की जनता को अपना हाउस टैक्स नहीं जमा कराना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही पार्टियां इस बात को लेके एग्रीड हैं कि ये यूजर चार्ज हटना चाहिए, तो सत्ता बदलने का इंतजार करना चाहिए और हाउस टैक्स इस 25 तारीख के बाद ही जमा कराना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में वजीराबाद रोड पर 16 अप्रैल की शाम एक स्नैचिंग की घटना सामने आई है। 19 साल की कोमल नाम की लड़की जो ई रिक्शे से घर लौट रही थी, अचानक बाइक सवार बदमाशों का निशाना बन गई। बदमाशों ने उसका फोन छीनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसी दौरान उन्होंने कोमल की कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया, जिससे वो रिक्शे से नीचे गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। राहगीरों की मदद से उसे पास के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। कोमल को पिछले 3 दिनों से होश नहीं आया है, जिससे परिवार काफी परेशान है। कोमल हाल ही में पढ़ाई के साथ एक दुकान में काम करने लगी थी और घटना के समय काम से लौट रही थी। परिवार में माता पिता समेत 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 बहनें और एक छोटा भाई है। कोमल सबसे बड़ी बेटी है और पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार किराए के मकान में रहकर गुजारा कर रहा है। कोमल की मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ हुई इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है और उन्होंने पुलिस से अपील की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इंसाफ दिलाया जाए। उसके साथ हादसा हुआ, उसका नाम कोमल है, वो मेरी बहन है, 19 साल की है। वो जॉब से आ रही थी, ये जोरीपुर वाला, तो उधर से बस स्टैंड है ना, उसके सामने हुआ है। 2 पीछे से लड़के आए बाइक से, उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करी और वो ई रिक्शे में थी, तो वो छीन नहीं पाए और हाथापाई हो गई। वो चलते रिक्शे में से घसीट गई, तो उसकी वजह से उसके चोट लग गई ज़्यादा। कहाँ चोट लगी उसके? अभी तो मैं एडमिट करा के आई हूँ। उसके नली वाली लग रही है, पानी भी नहीं पी सकती है, वो इतना हालत वो हो गया। और पाइप के जरिए ही डाला जाएगा, जो भी डॉक्टर ने बोला। हाँ, तो उसके खून जो सर फटा था ना, उसमें खून जम गया है, इसकी वजह से उसको होश नहीं आ पा रहा। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की तरह विश्वास नगर की गली नंबर 3 और 5 के निवासी भी लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पानी की पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन वह इतनी गहराई में है कि पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ऐसे में लोगों को हर रोज पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। जब हमारे संवाददाताओं ने स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी केवल टैंकर में आता है, जबकि काफी शिकायतों के बाद पाइपलाइन यहाँ डाली गई थी, पर फिर भी पाइपलाइन में आज तक पानी नहीं आया और टैंकर से मिलने वाला पानी भी सीमित मात्रा में होता है। पानी भरने के समय मारामारी होती है। लोगों का आरोप है कि विधायक को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 3 है और ये गली नंबर 3 जो है, यहाँ पिछले कई वर्षों से पीने के पानी नहीं आ रहा है। लोग यहाँ के लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। अगर टैंकर ना आए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। पहले तो हम लोग कहते थे कि केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन अब तो सरकार भी बदल गई। लेकिन अब मैं जो हमारे यहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है, मेरी उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है कि ये 2 गलियाँ हैं, 3 नंबर गली और 5 नंबर गली न्यू संजय अमर कॉलोनी की, और यहाँ लोग पीने के पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। यहाँ 3 नंबर गली में भीकम सिंह कॉलोनी में पानी नहीं है भाई, समझे, और पानी नहीं है 8-10 साल से ज़्यादा ही हो गए। अच्छा, पानी नहीं है बिल्कुल भी। हम बड़े बूढ़े भी और परेशान होते हैं, टैंकर ना आवे तो प्यासे मर जाते। पानी की समस्या है, 8-10 साल हो गए पानी नहीं आता। लाइन पड़ी हुई है पुरानी, मगर उसमें पानी आता ही नहीं है। टैंकर ना आए तो समझ लो बंदे प्यासे ही रह जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार पुलिस ने 3 लुटेरों इमरान, सुहेल और अफजल को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर की गई। आरोपियों के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद हुई है। 4 बदमाशों ने मधु विहार क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के तहत पुलिस ने टीम का गठन किया, जिसमें एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। टीम ने तलाशी अभियान चलाकर आरोपी इमरान को उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर स्कूटी बरामद हुई। इसके बाद बाकी 2 आरोपी सुहेल और अफजल ने 18 अप्रैल को अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिन्हें पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपियों में से अफजल के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज है, जबकि बाकी 2 को कोई अपराध इतिहास नहीं है।
सभी आरोपी नशे के आदी हैं और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे काम करते हैं। मामले की अभी जांच चल रही है। गांधीनगर थाना इलाके में पिटाई के दौरान हार्ट अटैक आने से एक बुजुर्ग फाइनेंसर की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि 1 लाख रुपए फाइनेंस न करने पर 3 लोगों ने बुजुर्ग को गली में पीटा था। मृतक की पहचान सतीश गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बेटे की शिकायत पर हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी की गई। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने कहा, मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। शरीर पर चोट के निशान नहीं है। आशंका है हार्ट अटैक से मौत हुई। सतीश गुप्ता परिवार के साथ गांधीनगर में रहते थे। परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी समेत कई सदस्य हैं। मृतक की बेटी ज्योति ने बताया कि इलाके में रहने वाले राजीव कुमार जैन, इनके परिवार के सदस्य रवि जैन, दीपक जैन, राहुल जैन उनके पिता से 1 लाख रुपए फाइनेंस पर मांग रहे थे। उनके पिता ने फाइनेंस करने से मना कर दिया था। शुक्रवार को उनके पिता डॉक्टर के पास जा रहे थे। आरोप है कि उन्हें राजीव जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान उनके पिता गली में गिर गए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। परिवार ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।